नमस्कार दोस्तों, विमर्श के आज के अंक में आपका स्वागत है। सोचिए, राजस्थान की राजनीति में एक साथ दो ऐसे फैसले आगे बढ़ रहे हैं जो आने वाले समय में सिर्फ सरकार की छवि नहीं बल्कि गांव से लेकर विधानसभा तक की राजनीतिक पूरी गणित बदल सकते हैं। एक तरफ भजनलाल सरकार यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का विधानसभा में लाने जा रही है, दूसरी तरफ पंचायत और जिला परिषद चुनाव में आरक्षण और सीटों के रोटेशन ने उन राजनीतिक परिवारों की जमीन हिला दी जो वर्षों से स्थानीय राजनीति पर कब्जा जमाए बैठे थे। सवाल यह नहीं है कि यूसीसी क्या है और आरक्षण किस सीट पर हुआ है। असली सवाल यह है कि क्या भजनलाल सरकार राजस्थान में एक साथ दो मोर्चों पर राजनीति की नई बिसात बिछा रही है। एक तरफ हिंदुत्व और समान नागरिक कानून का मुद्दा है, दूसरी तरफ ओबीसी, एससी, एसटी और स्थानीय नेतृत्व का नया सामाजिक समीकरण। और अगर इन दोनों को पंचायत चुनाव और 2028 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी बड़ी दिखाई देती है। राजस्थान की राजनीति समझने वाले जानते हैं कि यहां चुनाव सिर्फ जयपुर में नहीं लड़े जाते। राजस्थान का असली राजनीतिक नेटवर्क गांव और पंचायत समितियों, जिला परिषदों और स्थानीय नेताओं से बनता है। जिसके पास गांव का संगठन है उसके पास विधानसभा चुनाव में भी कार्यकर्ता है, वोटर तक पहुंच है और स्थानीय स्तर पर प्रभाव है। इसलिए पंचायत चुनाव को सिर्फ पंचायत चुनाव समझना गलती होगी और यहीं से कहानी शुरू होती है। भजनलाल सरकार ने राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी है। अगर यह कानून बनता है तो राजस्थान यूसीसी लागू करने वाला देश का 5वां बीजेपी शासित राज्य बन सकता है। अब यहां राजनीति का पहला सवाल, राजस्थान सरकार ने यूसीसी का मुद्दा इसी समय क्यों उठाया? क्योंकि सरकार के सामने सिर्फ कानून बनाने का सवाल नहीं है, सरकार को अपनी राजनीतिक पहचान भी बनानी है। भजनलाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि राजस्थान की राजनीति में अपनी अलग पहचान कैसे बनाई जाए, क्योंकि बीजेपी की राजस्थान राजनीति में लंबे समय तक दो बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही। वसुंधरा राजे का अपना जनाधार था और दूसरी तरफ संगठन में कई पुराने और मजबूत नेता थे। भजनलाल शर्मा को सत्ता संभालने के बाद सिर्फ सरकार चलानी नहीं थी बल्कि यह साबित करना था कि अब बीजेपी की नई पीढ़ी और नई नेतृत्व शैली राजस्थान में अपनी जगह बना चुकी है। यूसीसी इस लिहाज से उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है क्योंकि यह बीजेपी के मूल वैचारिक एजेंडे से जुड़ा हुआ विषय है। सरकार इसे समान नागरिक कानून और समान अधिकार और सामाजिक सुधार के रूप में पेश कर सकती है, लेकिन विपक्ष इसे किसी तरह देखेगा यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के सामने समस्या यह है कि अगर वह यूसीसी का सीधा विरोध करती है तो बीजेपी इसे अपने राजनीतिक नैरेटिव में इस्तेमाल कर सकती है, और अगर कांग्रेस इसका समर्थन करती है तो बीजेपी के एक बड़े वैचारिक मुद्दे की धार कम करने का मौका कांग्रेस के पास नहीं रहेगा। इसलिए कांग्रेस के लिए असली लड़ाई यूसीसी के खिलाफ या पक्ष में खड़े होने से ज्यादा इसके इंप्लीमेंटेशन और सामाजिक प्रभाव पर होगी। यानी आने वाले विधानसभा सत्र में सिर्फ कानून पर बहस नहीं होगी, एक राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई भी होगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है, क्योंकि उसी समय राजस्थान में स्थानीय चुनाव का दूसरा बड़ा खेल चल रहा है, पंचायत और जिला परिषद की सीटों का आरक्षण और रोटेशन। सुनने में यह प्रशासनिक प्रक्रिया लगती है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में इसका मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि राजस्थान के कई इलाकों में स्थानीय राजनीतिक लंबे समय से कुछ परिवारों और कुछ प्रभावशाली नेताओं के आसपास घूमती रही है। किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन जिला परिषद में जाएगा, कौन प्रधान बनेगा, कौन जिला प्रमुख बनेगा। इन पदों के पीछे सिर्फ स्थानीय प्रतिष्ठा नहीं होती, इन पदों के जरिए राजनीतिक नेटवर्क तैयार होता है। यही नेटवर्क बाद में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काम आता है। अब सीटों का रोटेशन और आरक्षण इस पुराने सिस्टम को बदल रहा है। मान लीजिए किसी परिवार का वर्षों से एक इलाके में प्रभाव है, हर चुनाव में उसी परिवार का कोई सदस्य या उसका करीबी उम्मीदवार मैदान में होता है, लेकिन इस बार सीट आरक्षण की कैटेगरी में बदल गई तो उस परिवार के पास दो रास्ते हैं, या तो किसी नए चेहरे को सामने लाए या दूसरे इलाके में जाकर राजनीति शुरू करे, और दोनों ही परिस्थितियों में उसका पुराना राजनीतिक नियंत्रण कमजोर हो सकता है। यही वजह है कि इस बार पंचायत चुनाव को लेकर सिर्फ उम्मीदवारों की सूची नहीं बन रही है, राजनीतिक दल सामाजिक समीकरण भी पढ़ रहे हैं। कहां ओबीसी वोट ज्यादा है, कहां एससी वोट निर्णायक है, कहां एसटी समाज का प्रभाव है, कहां किसी परिवार का प्रभाव है।
और कहां नया चेहरा पुराने राजनीतिक समीकरण को तोड़ सकता है। यानी पंचायत चुनाव अब सिर्फ गांव का चुनाव नहीं रहा, यह राजस्थान की अगली राजनीतिक पीढ़ी चुनने की प्रक्रिया बन रहा है। और यहां बीजेपी के सामने एक बड़ा अवसर है। राजस्थान में ओबीसी राजनीति पहले से महत्वपूर्ण है। अगर बीजेपी पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में नए ओबीसी नेताओं को आगे करती है तो वह सिर्फ इस चुनाव का फायदा नहीं उठाती, वह भविष्य के लिए एक नया नेतृत्व तैयार कर सकती है। यही बात कांग्रेस पर भी लागू होती है। गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से स्थानीय निकाय चुनाव में युवाओं को बड़ी संख्या में टिकट देने की बात इसी दिशा में देखी जा सकती है। कांग्रेस अगर पुराने चेहरों और पुराने परिवारों से आगे मिल निकलकर नए युवाओं और नए सामाजिक समूहों को जगह देती है तो वह अपने संगठन को नीचे से दोबारा मजबूत कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चुनाव हराना नहीं है या हारना नहीं है। चुनौती यह है कि उसके पास गांव के स्तर पर लगातार सक्रिय रहने वाला संगठन कितना मजबूत है, और पंचायती चुनाव इसी सवाल का जवाब देंगे। अब यहाँ यूसीसी और पंचायत चुनाव की कहानी एक दूसरे से जुड़ती है। पहली नजर में दोनों बिल्कुल अलग मुद्दे हैं। एक कानून और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा विषय है, दूसरा स्थानीय चुनाव और आरक्षण से। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से दोनों एक ही चीज पर असर डालते हैं, वोटर की पहचान और राजनीतिक गठबंधन पर। यूसीसी बीजेपी को वैचारिक मुद्दे पर लामबंदी का मौका देता है, जबकि पंचायत चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सामाजिक समीकरण में अपनी अपनी ताकत जांचने का मौका देगा। यानी एक तरफ मुद्दे की राजनीति है, दूसरी तरफ संगठन और सामाजिक प्रतिनिधित्व की राजनीति। और अगर बीजेपी इन दोनों को सही तरीके से जोड़ पाती है तो इसका असर सिर्फ 2026 के स्थानीय चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर 2028 पर पड़ेगा और फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दे सकता है। लेकिन यहां बीजेपी के सामने जोखिम भी कम नहीं है। यूसीसी को सिर्फ राजनीतिक नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया और जमीन पर लोगों की वास्तविक चिंताओं को नजरअंदाज किया गया तो विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति के रूप में पेश कर सकता है। और पंचायत चुनाव में अगर टिकट वितरण के दौरान जातीय या स्थानीय असंतोष पैदा हुआ तो वही नया समीकरण बीजेपी के लिए उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में सिर्फ पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं जिताता, स्थानीय उम्मीदवार बहुत मायने रखता है। गांव में कौन खड़ा है, उसका परिवार कौन है, उसकी समाज में पकड़ कितनी है और उसके खिलाफ स्थानीय नाराजगी कितनी है, यह सब चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं। इसलिए बीजेपी के लिए पंचायत चुनाव एक तरह की परीक्षा है, सरकार की कामकाज की भी, संगठन की भी और नए नेतृत्व की भी। कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। अगर कांग्रेस इन चुनाव में पुराने राजनीतिक परिवारों पर ज्यादा निर्भर रहती है तो बीजेपी इसे परिवारवाद के खिलाफ अपनी राजनीति में इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस युवा, ओबीसी, एससी, एसटी और स्थानीय प्रभाव वाले नए चेहरों को बड़ी संख्या में आगे करती है तो वह बीजेपी के सामाजिक विस्तार को चुनौती दे सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, राजस्थान की राजनीति में तीसरा कोण भी है, वह है क्षेत्रीय और जातीय राजनीति। हनुमान बेनीवाल जैसे नेता पहले ही राजस्थान की राजनीति में यह दिखा चुके हैं कि स्थानीय और जातीय मुद्दों को बड़े राजनीतिक मुद्दों से जोड़कर अलग राजनीतिक स्पेस बनाया जा सकता है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों अगर स्थानीय स्तर पर सामाजिक प्रतिनिधित्व की राजनीति को नजरअंदाज करते हैं तो तीसरी ताकत के लिए जगह बन सकती है। यानी पंचायत चुनाव में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला नहीं होगा, कई जगह स्थानीय नेता और छोटे राजनीतिक समूह भी परिणाम बदल सकते हैं। और यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को केवल बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई मानना सही नहीं होगा। यह राजस्थान में अगले 5 से 7 साल की राजनीतिक जमीन तैयार करने की प्रक्रिया है। भजनलाल शर्मा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह सरकार के बड़े फैसलों को जमीन के संगठन से कैसे जोड़ते हैं। यूसीसी उन्हें एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा देता है, पंचायत चुनाव उन्हें जमीन पर संगठन मजबूत करने का मौका देते हैं। अगर दोनों मोर्चों पर सरकार सफल रहती है तो भजनलाल शर्मा की अपनी राजनीतिक स्थिति काफी मजबूत हो सकती है और तब 2028 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ सरकार बचाने के लिए नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति में अपना नया नेतृत्व स्थापित करने के लिए आत्मविश्वास के साथ उतर सकती है। लेकिन अगर यूसीसी को लेकर विवाद बढ़ता है और पंचायत चुनाव में टिकट वितरण से असंतोष पैदा होता है तो यही दोनों मुद्दे सरकार के लिए चुनौती बन सकते हैं। इसलिए असली कहानी यूसीसी की नहीं है, असली कहानी पंचायत चुनाव की भी नहीं है। असली कहानी है राजस्थान में राजनीतिक शक्ति का धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो। पुराने नेता बनाम नए नेता, पुराने राजनीतिक परिवार बनाम नए चेहरे, जातीय समीकरण बनाम वैचारिक राजनीति और सरकार बनाम संगठन।
राजस्थान की राजनीति में आने वाले महीनों में यह सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है और शायद इसी वजह से 2026 के ये स्थानीय चुनाव 2028 के विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी रिहर्सल साबित हो सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने से पहले ही पता चल जाएगा कि किस पार्टी का संगठन गांव तक पहुंचा है, किसके पास नया सामाजिक नेतृत्व है, किसके पास युवा चेहरे हैं, किसके पास जातीय समीकरणों को संभालने की क्षमता है। और सबसे बड़ी बात, किस पार्टी ने राजस्थान के वोटरों की बदलती राजनीति को सबसे पहले समझ लिया है। इसलिए यूसीसी को अकेले मत देखिए, पंचायत चुनाव को भी अकेले मत देखिए, दोनों को साथ रख कर देखिए। एक तरफ भजनलाल सरकार वैचारिक मोर्चे पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ पंचायतों के जरिए राजस्थान की जमीन पर नया राजनीतिक नेटवर्क तैयार होने वाला है। और अगर बीजेपी इस पूरी बिसात को सही तरीके से खेल गई तो 2028 का राजस्थान आज से बिल्कुल अलग दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस ने इस बदलाव को समय रहते पढ़ लिया और पुराने चेहरों से आगे निकलकर नए सामाजिक और युवा नेतृत्व को मैदान में उतार दिया तो राजस्थान की अगली लड़ाई बीजेपी के लिए उतनी आसान भी नहीं होगी। यानी खेल अभी शुरू हुआ है, यूसीसी सिर्फ पहला कदम है। असली परीक्षा पंचायत चुनाव में होगी और उसका परिणाम बताएगा कि 2028 में राजस्थान की राजनीतिक बाजी किसके हाथ में जा रही है। आज के लिए राजस्थान की राजनीति से इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विश्लेषण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय हिंद।